तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का। दो पेपर होगा, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3। दोनों को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इसका पूरा पीडीएफ मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, माइनर पेपर हिस्ट्री या फिर जो भी आपका है, हिंदी है या इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, सब अपलोड है ज्ञान सागर ऐप पे। इसके अलावा आपका एमडीसी पेपर अपलोड नहीं किए। एमडीसी पेपर क्या है वो बता दीजिएगा, और आपका ये क्या है बता दीजिएगा। मतलब सेक पेपर अपलोड है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग भी, और आपका एसी इंग्लिश कंपोजिशन भी अपलोड है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर और नोट्स दोनों, सेक पेपर का भी और एसी इंग्लिश कंपोजिशन का भी, 5 साल के पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन एंड नोट्स, ठीक है। और सभी पेपर का वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाता है। तो जो लोग इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। 35 रुपया में 4 साल, 35 रुपया में 4 साल सभी पेपर का नोट्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या है इसमें, क्या पढ़ना है। ये कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको मेजर पेपर 2 में क्या पढ़ना है पहले ये जानेंगे। उसके बाद मेजर पेपर 3 का वीडियो आएगा, मतलब इसी वीडियो में मर्ज रहेगा, ठीक है। तो इस पेपर का नाम है आपका, पेपर नेम क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति और भारतीय संविधान, या भारतीय संविधान और राजनीति, ठीक है, पेपर का नाम है। आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो देखिए इसमें पढ़ना है यूनिट 1। इसमें आपका इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत जो है स्वतंत्रता के समय, मेकिंग ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, जो संविधान सभा जब बन रहा था तो उसमें जो डिबेट चला, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है यूनिट 2, जिसमें आपको पढ़ना है साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की जो जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में जानना है, ठीक। यूनिट 3 है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार किस तरह से संरचना बनाया गया है, सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कैसे संबंध है, ये पढ़ना है। चौथा यूनिट है आपका न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट से, जुडिशियरी से, ठीक है, न्यायपालिका से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आपने जान लिया क्या क्या पढ़ना है, संविधान, कोर्ट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है। पहले हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं 1 मार्क्स वाले, उसके बाद हम लोग करेंगे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 हम लोग मानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। जानते एक्चुअल में कब है, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। भारत आज़ाद कब होता है, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिल्ली के लाल किला में पंडित नेहरू और अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानी लोग, ठीक है, फ्रीडम फाइटर लोग, पॉलिटिशियन लोग झंडा फहराते हैं 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, ठीक है। चलिए, ये तो बच्चा वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, ठीक है, ये एक्चुअल राइट आंसर है। भारतीय संविधान कब लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, लेकिन 26 नवंबर 1949, ठीक है, को बनकर संविधान जो है रेडी हो जाता है, ओके। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के हमारा रेडी हो जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए, नॉन परमानेंट, उनको बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब होता है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कौन सी मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में भारत का संविधान सभा बनने का तैयारी शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान को बनने में कितना समय लगता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अभी 470 के आसपास हैं, ठीक है। कितने, 395 आर्टिकल, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किनकी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, आयरन मैन
इंडिया का आयरन मैन कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से ही भारत में जो देसी रजवाड़े थे, रजवाड़े मतलब राजा लोग, ठीक है, 565 के आसपास थे, सबको एक साथ करके मिलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हैदराबाद। देखिए 3 गो जो था ना नहीं मिलने खोज रहा था भारत के साथ। ठीक है, एक था हैदराबाद का निज़ाम, ठीक, एक था जूनागढ़, और कश्मीर का था हरि सिंह, राजा हरि सिंह, वो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कुछ कुछ थे, प्रमुख रूप से थे हैदराबाद। तो हैदराबाद का भारत में विलय एक ऑपरेशन के तहत होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो हैदराबाद के निज़ाम को लास्ट में घेर दिया जाता है कि मारो BDS के। ठीक है, BDS के समझते हैं ना, एक कोडवर्ड में गाली है। ठीक है, ये मिलेगा नहीं है, भारत नहीं बनाएगा, तुम्हारे चलते भारत नहीं बनेगा, तो फिर बनाया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो याद रखिएगा। ठीक है, गोवा जो है, गोवा, गोवा पहले भारत का अंग नहीं था, बाद में गोवा को भारत का अंग बनाया गया। गोवा में पुर्तगाली लोग जो है ना पूरा अड्डा जमाए बसा था। 1966 में या कब गोवा भारत के साथ मिला है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑपरेशन विजय चला था। नेक्स्ट अगला जाता है जूनागढ़। जूनागढ़ का विलय किस माध्यम से हुआ? तो जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ का विलय होता है। ठीक है, अगला जाता है भारतीय संविधान की मूल भावना क्या है? तो लोकतंत्र और समानता भारत के संविधान की मूल भावना है। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक, और समानता मतलब इक्विलिटी। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो हम लोग को जब तिरंगा है, ठीक है, तो तिरंगा केसरिया रंग, श्वेत रंग और हरा रंग, और बीच में अशोक चक्र की तिलियां। ये जो झंडा है हमारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। हालांकि पहले हमारा दूसरा झंडा था, बाद में हमारा झंडा चेंज होके तिरंगा बना। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाता है। नेक्स्ट अगला जाता है राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है। यह राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। इसके रचयिता हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 52 सेकंड में गाया जाता है। शॉर्ट में इसको 20 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, और जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो हम लोग सबको खड़ा होकर आदर के साथ इसका सम्मान करते हैं। प्रस्तावना क्या दर्शाती है? तो भारत का जो प्रस्तावना है जिसमें संविधान की मूल भावना को दर्शाया गया है। प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है? हम भारत के लोग। आपने सुना होगा, लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र बनाने हेतु वचनबद्ध, इस तरह से कुछ लिखा जाता है। ठीक है, तो वो प्रस्तावना इसी वजह से शुरू होता है, हम भारत के लोग। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की मूल भावना या उद्देशिका कहा जाता है, और प्रस्तावना को नेहरू जी ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट भारत को किस प्रकार का राज्य कहा जाता है? तो भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप मेरे साथ जब भी पढ़ेंगे तो ऐसा सोचिएगा कि आप जो है ना क्लास में बैठे हैं और 1-1.5 घंटा का क्लास चलेगा। ठीक है, जो आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में मदद करेगा सेमेस्टर 2 के। ठीक है, और क्लास में एंजॉय भी होगा। सामने लेक्चर चल रहा है, प्रोफेसर का लेक्चर। मैं प्रोफेसर नहीं, आपका दोस्त हूँ, ऐसा ही समझना है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ समझ रहे होंगे आप मेरा। नेक्स्ट मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट। मूल संविधान जब बना था तो मौलिक अधिकार थे 7। बाद में वो मौलिक अधिकार हटाया जाता है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया जाता है, और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित हैं? नीति निर्देशक तत्व क्या है? देखिए, नीति निर्देशक तत्व इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है एक राज्य को अपने नागरिकों के लिए, नागरिक मतलब होता है आम आदमी, जनता, एक राज्य को अपने जनता के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। और ये राज्य की नीतियाँ हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। आयरलैंड एक देश है। ठीक है, मन करेगा तो कभी घूम घाम के आ जाइएगा, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग के पास पेट्रोल में तेल भरवाने का पैसा नहीं है, और मैं आयरलैंड घूमने की बात करता हूँ। पेट्रोल में तेल भरवाने का पैसा है जी?
ऐप खरीदने का पैसा नहीं है ना, ये ऐप खरीदने का जुगाड़ कर लीजिएगा। 35 रुपया है 4 साल का। नेक्स्ट, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में बताया गया है, ठीक है, कि समय के साथ भारतीय संविधान को बदला जा सकता है। ओके, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा, पूरे विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब कि भारत का राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ठीक है। कौन है भारत का प्रथम नागरिक? तो राष्ट्रपति। वर्तमान समय में कौन है राष्ट्रपति हमारे? तो राष्ट्रपति का नाम क्या है जी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है, मालूम है ना? नहीं मालूम है। उपराष्ट्रपति हैं, कौन है? सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। और सौभाग्य की बात बोलिए या दुर्भाग्य की बात बोलिए, ये दोनों जो है झारखंड में रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड का राज्यपाल रह चुके हैं और द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड का राज्यपाल रह चुकी हैं। और देखिए कि झारखंड कितना पीछे है भाई अभी भी, ठीक है। मतलब क्या बताएं, स्कॉलरशिप के लिए लाले पड़ा है यहाँ पे, स्कॉलरशिप के लिए आंदोलन करना पड़ता है बच्चा को। चलिए, आप लोग का तो कम कम आएगा, 15-20 हज़ार करके आएगा। मेरा स्कॉलरशिप आएगा 65,000। बीएड में हम लोग का आता है 65,000 स्कॉलरशिप, समझ रहे हैं? नहीं समझा इतना पैसा है ना कि मतलब क्या बताएं। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, 65,000 बहुत होता है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल अभी जो है वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसको भरा पूरा परिवार कहते हैं, ठीक है। हम दो और हमारे दो नहीं, हम दो और हमारे 4 यहाँ पे सिस्टम चलता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा में 250 एमपी रहते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और लोकसभा में 545। कितना? 545, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम 552 है, लेकिन अभी 545 है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसकी प्रमुख होते हैं? प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद माने लोकसभा जो होता है वहाँ पे एक मंत्रिपरिषद होता है, कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो कैबिनेट होता है, मंत्रिपरिषद, उसके हेड होते हैं। जैसे कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? वैष्णवी वैष्णव। इस तरह से जितने भी है। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? क्या नाम है, क्या जो सिंह तोमर हैं, ठीक है। और भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये सब याद रख लेना है कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्र और राज्य संबंध जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है विधायी। विधायी मतलब जितना भी आपका एमपी एमएलए नेता फेता का काम है। कार्यकारी, कार्यकारी में जितना भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं, जो कामकाज करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि आईएएस आईपीएस हो गया, तो ये कार्यकारी। और तीसरा है वित्तीय, जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना हम लोग को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया, ये भी एक मुद्दा है। तो ये किस में आता है? वित्तीय में आता है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों का बांट बांट के पैसा देता है। जैसे एमडीएल चलता है, स्कूल में एमडीएम चलता है ना जी, मिड डे मील। ये जो एमडीएम है, एमडीएम का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के देती हैं। पहले 75 और 25 था, इसमें 25 स्टेट गवर्नमेंट और 75 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। बट अब 50-50 कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देगी, स्टेट गवर्नमेंट भी 50-50 देगी। एक है मनरेगा स्कीम। मनरेगा में भी 75 और 25 था, लेकिन अब मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है, ठीक है। और अब जो है 50-50% दोनों को देना होगा। चलिए समझे, बिल्कुल। नेक्स्ट, गाने का मन कर रहा है, हम तुम एक रास्ते में गुजरे और शेर आ जाए। मतलब गाना तो गाने का मन कर रहा है कि एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए ठीक है, वो गाना है। कॉलर ट्यून लगाइएगा इसको उसके बाद घर वाला सुनेगा ना। चलिए देखिए, पढ़ाई के बीच बीच में ना गाना गाते रहिएगा, जरूरी है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय कौन सी है? तो भारत की सबसे उच्च न्यायालय कौन सी है, या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे लिखिएगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली। ठीक है। न्यायालय 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा भैया बता दीजिए थोड़ा सा। तो एक होता है जिला न्यायालय, जिसको सत्र न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय प्रत्येक जिला में एक होता है। एक होता है इससे ऊंचा, जिला से ऊंचा, जिसको उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट बोलते हैं। उच्च न्यायालय अक्सर राज्य के सबसे बड़े शहर या फिर राज्य की राजधानी में रहेगा। ठीक है। और एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे ऊंचा होता है, जो नई दिल्ली में है। ठीक है। तो सत्र न्यायालय प्रत्येक जिला में एक, उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के, कहाँ पे, राज्य के सबसे बड़े शहर। जैसे कि असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, लेकिन असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। लेकिन असम का सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ पे, गुवाहाटी में। भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो वो तो नहीं, झारखंड की बोलिए, झारखंड का रांची में है, और झारखंड का उच्च न्यायालय भी रांची में है। तो अक्सर उच्च न्यायालय या तो सबसे बड़े शहर में रहेगा या फिर उच्च न्यायालय राजधानी में रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है। या एक या एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है मालूम है, अंडमान निकोबार उच्च न्यायालय कलकत्ता हाईकोर्ट संभालता है। ठीक है। तो इस तरह से होता है। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ का है बताइए, कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्योंकि अंग्रेज लोग वहीं पे आया था जी। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जज, तो सबसे ज़्यादा जज रहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या बात करते हैं, उत्तर प्रदेश तो है ना भैया, यूपी का लखनऊ में, तो नहीं, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में है, क्योंकि इलाहाबाद पहले जो है यूपी का सबसे बड़ा शहर था, बाद में नोएडा वगैरह बन गया। ठीक है, नोएडा और क्या बोलते हैं इसको, ये यार लखनऊ। ठीक है। चलिए, अब आ जाता है न्यायिक समीक्षा क्या है। तो कानूनों की वैधता की जांच करना कि कोई कानून वास्तव में सही है या गलत है। जैसे कि विवाह प्रथा में देखिएगा, मुस्लिम समाज में क्या होता था, पर्दा प्रथा। तो पर्दा प्रथा वैध है या अवैध है, इसकी जांच करना, इसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू मतलब ये होता है कि दोबारा व्यू करना, दोबारा जांच करना। ठीक है। नेक्स्ट, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे उच्च न्यायालय कहाँ है, तो राज्य स्तर कहाँ होता है, राज्य स्तर पर होता है, प्रत्येक राज्य के राजधानी में या फिर उसके सबसे बड़े शहर में। ठीक है। नेक्स्ट, अगला आ जाता है न्यायिक सक्रियता क्या है। तो न्यायालय का सक्रिय हस्तक्षेप, मतलब कि किसी भी चीज़ में न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। अगर आप गलत करेंगे तो न्यायालय क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। ठीक है। लेकिन आजकल न्यायालय भी घोटाला चल रहा है जी। ठीक है, कानून अंधा है, ये अंधा कानून है। वो मूवी देखे हैं, क्या बोलता है, ठीक है, कानून को मैं अपना चलिए, नाना पाटेकर नहीं बोलता है। चलिए नेक्स्ट, न्यायपालिका की सुंदरता क्यों जरूरी है। तो निष्पक्ष न्याय देने के लिए न्यायपालिका की सुंदरता जरूरी है। मतलब कि ना तो यह वादी के पक्ष में बोलेगा, ना ही प्रतिवादी के पक्ष में। ठीक है। अब पूरे सिलेबस से पहले मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फिर सभी क्वेश्चन एक एक करके दिखाऊंगा। और अगर आपको पूरा PDF चाहिए सभी सेमेस्टर का सिर्फ 35 रुपया में, तो ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं पक्का बताता हूँ फ़ायदा ही रहेंगे। ठीक है, नहीं खरीदिएगा तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, मेरा भी जाएगा यार, कैसे नहीं जाएगा, आप लोग खरीदेंगे तो मेरा भी कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है। चलिए, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा आपको होगा, इतना कम प्राइस रखे हैं 35 रुपया, ताकि हर कोई खरीद ले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत की स्वतंत्रता और देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। ओके, तो देखिए भारत की स्वतंत्रता कैसे होती है, कब होती है, और देशी रियासत यानी कि जब पहले भारत में राजाओं का समय चलता था, तो उसका एकीकरण किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है आंसर कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। और डीप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में भारत और पाकिस्तान का अलग होता है, और भारत एक अलग देश और पाकिस्तान एक अलग देश बनता है। ठीक है। धर्म के आधार पर इन दोनों देशों को बांटा जाता है, एक देश को 2 भागों में बांटा जाता है। लेकिन उस समय देश पूर्णतः एकीकृत नहीं हुआ था, मतलब पूरी तरह से एक नहीं हुआ था, क्योंकि लगभग 565 देशी राजा, ठीक है, राजाओं के पास थी रियासतें,
अस्तित्व में थी। ये रियासत जो है ब्रिटिश नियंत्रण में तो थी पर सीधे भारत का हिस्सा नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती इन्हें एक राष्ट्र में जोड़ना था। ठीक है कि 565 भाग में बांटा हुआ है। अब सबको कैसे जोड़ेंगे, तो एक यहाँ पे अभी पढ़िएगा प्रीवी पर्स, और नहीं पढ़िएगा तो फिर मैं पढ़ा दूंगा। प्रीवी पर्स एक होता है। इस कार्य हेतु सब लोग निष्कर्ष निकालने लगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने क्या किया कि उन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से एक बनाने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, केवल एक व्यक्ति का नाम मत लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थे बीपी मेनन। इन दोनों ने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे एकीकरण की क्या आवश्यकता थी। देखिए, देशी रियासतों का अलग अलग अस्तित्व में भारत की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए खतरा था, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि एकता में शक्ति है। सबको मालूम है कि एकता में शक्ति है। अगर हम लोग 65 भागों में बांटे रहेंगे 565, तो हम तो छोटे छोटे हो जाएंगे ना, फिर हम पे कोई भी अटैक कर देगा, हम पे कोई भी आके शासन कर लेगा। तो हम में यूनिटी नहीं थी, इसलिए हमें एक होना जरूरी है। यदि ये रियासतें स्वतंत्र रहती हैं तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। ठीक है, और विदेशी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। इसलिए एक मजबूत और संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए एकीकरण अत्यंत आवश्यक था। समझ रहे हैं बात को। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि देखिए भारत सरकार ने रियासतों को जोड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का एक तरीका अपनाया। ये तरीका क्या है कि इस तरीके से एक नीति अपनाई जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक मिनट यार, ये जो है ना स्पैम आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। हाँ, तो इसके अंतर्गत शासकों को रक्षा, विदेशी नीति और संचार जैसे विषय केंद्र सरकार को सौंपने थे। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी राजा थे वो राजा क्या करते थे कि सभी राजा अपनी रक्षा के लिए विदेशी नीति और संचार जैसे विषय केंद्र सरकार को सौंपने थे। यह एक कानून और शांतिपूर्ण तरीका था जिससे अधिकांश रियासतें आसानी से भारत में शामिल हो गईं। और एक चीज़ इसमें बोला गया कि देखिए आप लोग जितना भी राजा हैं वो सब राजा भारत में मिल जाइए, और आपको इसके बदले में, आपको पहले टैक्स मिलता था राजा लोगों को, तो इसके बदले भारत सरकार आपको पैसा देगी घर बैठे। ठीक है, भारत सरकार घर बैठे पैसा देगी खाने के लिए पर सभी राजाओं को, 565 राजाओं को। इसी को प्रीवी पर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीवी पर्स। ठीक है, कि राजाओं को देशी रियासत में मिलने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि पेंशन देंगे हम आप लोग को भाई। ठीक है, टेंशन काहे ले रहे हैं। तो उन लोगों को पेंशन मिलना शुरू कर दिया था जितने भी राजा थे। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आती है और इंदिरा गांधी जो है इस योजना को ख़त्म कर देते हैं कि हटाओ यार प्रीवी पर्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दूसरा क्या आ जाता है, कूटनीति और समझौता। अब बहुत से राजा थे कि जो कि नहीं देने के लिए रेडी थे, देना ही नहीं चाहते थे, तो उनके लिए सरदार पटेल ने कूटनीति और क्या किए कि भाई देखो साम दाम दंड भेद 4 को नीति अपनाएंगे। सिंपल बात से नहीं मानोगे तो हम कूटनीति अपनाएंगे। ठीक है, समझाइश और विश्वास के माध्यम से रियासतों के शासक को भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि भारत में शामिल होने उनके ही हित होगा। ठीक है, उन्हें सम्मानजनक स्थान मिलेगा और एक क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगा। ठीक है, सैन्य कार्रवाई की भूमिका। कुछ रियासतें जो है पूरा ढीठ था, ढीठ नहीं बोलते हैं कि भाई बातों के ये लातों के भूत हैं, बात से नहीं मानेंगे। तो इनमें से दो कहा जाता है, एक हैदराबाद एक जूनागढ़। अब हैदराबाद और जूनागढ़ को लेकर देखिए कि हैदराबाद और जूनागढ़ ने भारत में विलय से इनकार किया, बोला कि हम भारत नहीं बनेंगे। ठीक है, जिसकी स्थिति जटिल हो गई। ऐसे मामलों में भारत सरकार ने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया कि भाई तुम नहीं मिलोगे तो हम भी मिला के रहेंगे। ठीक है, तो फिर दंड नीति का उपयोग किया। दंड मतलब दंड देना। हैदराबाद का जो निजाम था, ठीक है, उसको बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में भारतीय सेना के माध्यम से इसको जो है भारत के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, लास्ट में वह मिल जाता है हैदराबाद भी और जूनागढ़ भी। नेक्स्ट, इस प्रकार देशी रियासतों का एकीकरण भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक था। इस प्रक्रिया को भारतीय स्थिरता या राष्ट्रीय एकता सुरक्षा प्रदान की। सरदार पटेल ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, प्रत्येक 20 से 25 मिनट में आप जो है 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। क्यों दोस्त? क्योंकि हमारी आंखें जो है ना स्क्रीन देख देख के थक जाती हैं।
ठीक है, इसलिए हमें प्रत्येक 20 से 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, तो आप लोग भी ब्रेक लीजिए, मैं भी ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे। मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया यार, आप लोग भी ले लीजिएगा वीडियो को रोक के। जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर, भारत में विलय किस प्रकार होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, मेरा भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था ग्रेजुएशन में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मेरा ग्रेजुएशन में है और मैंने एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि बहुत ज़्यादा टफ लगा बाद में मुझे। ठीक है, चलिए तो मैं इसको अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ इसलिए। देखिए, ये 4 को याद रख लीजिएगा कि 565 को था। कितना? 5, 6, 5, ये क्या थे? देशी रियासतें। इसमें से ढीठ का एगो था, तो ढीठ था ये 3 गो, 2 गो मुख्य रूप से ढीठ था, गोवा अलग ही था और कश्मीर अलग ही था। ठीक है, तो ये 4 गो ढीठ मानिए कि ढीठ व्यक्ति जो होता है ना, जिसको थेथर बोलते हैं, ये 4 गो था थेथर। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर, इन चारों के बारे में जानना है एक एक करके। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें भी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था इन चारों को मिलाने में भी। तो स्वतंत्रता जब हमें मिल गई, फ्रीडम मिल गया, कुछ रियासत भारत से विलय होने के लिए समस्या उत्पन्न कर रही थी। इनमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और गोवा प्रमुख थे। इनका एकीकरण राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य और कूटनीति के दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है जूनागढ़ या हैदराबाद, जिसको बोलिएगा। जूनागढ़ को पहले लिए हैं लाइन में कि जूनागढ़ के जो नवाब थे, ठीक है, पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया था। ठीक है, जूनागढ़ बोल रहा है कि नहीं भाई, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी और राजा जो है इस्लाम था। भारत में शामिल होना चाहती थी जनता, और इस्लाम जो राजा था वो बोलता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। इस स्थिति को हल करने के लिए जनमत संग्रह बुलाया गया, जिसमें जनता ने भारी बहुमत दिया। जनमत संग्रह मतलब जनता की राय क्या है। ठीक है, तो लास्ट में जनता की राय जीत जाती है और जीतने के बाद विलय का समर्थन मिला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, ठीक है, इसका मिलना भी महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से जूनागढ़ को मिला दिया जाता है। कैसा? जनमत संग्रह, जनता को बुलाया गया, वोट करवाया गया कि भाई आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं ना भारत में, तो मैक्सिमम लोगों ने भारत का समर्थन किया, तो फिर जूनागढ़ को भारत में मिला दिया गया। ठीक है, अब यहाँ का जो हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद के राजा को निज़ाम कहते हैं। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहते थे। ये बोलते थे कि नाम पाकिस्तान में मिलेंगे, नाम हिंदुस्तान में मिलेंगे। और मालूम है भाई, हैदराबाद तो बीच बीच में है। ठीक है, मुझे भी जाना है 5 तारीख को, 5 मई को मुझे हैदराबाद जाना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे कि हम तो किसी के साथ नहीं मिलेंगे। इससे आंतरिक अस्थिरता बढ़ने लगी। ठीक है, अंततः भारत ने ऑपरेशन पोलो 1948 में लगाते हैं और सैन्य कार्रवाई करके भारतीय सेना ने निजाम को मार के, ठीक है, डर से फिर लास्ट में वो भारत के साथ विलय कर देते हैं। ओके, अब आ जाता है कश्मीर। तो कश्मीर जो है भारत के ऊपर में है, आपको मालूम है। और ये यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह। कौन थे? महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहता था, बोलता था कि हम ना पाकिस्तान के साइड में जाएंगे, हम ना हिंदुस्तान के साइड में जाएंगे। लेकिन छोटा सा जगह था, तो पाकिस्तान में देखा कि रे बेटा ये तो छोटा है, इसको मारो और अपने साथ मिला लो। तो पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया किस पे? यहाँ पे, कश्मीर पे। अब पाकिस्तान में आक्रमण कर दिया, तब राजा हरि सिंह गए दौड़ते दौड़ते कि भाई क्या नाम है इनका, नेहरू जी के पास। नेहरू जी यार बचा लो, पाकिस्तान हम पे अटैक कर दिया है, इससे अच्छा तो हम भारत के साथ ही मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। तो लास्ट में उन्होंने एक समझौता पत्र हस्ताक्षर करता है। ठीक है, इसके बदले उन्होंने क्या किया कि बोले नेहरू जी की ठीक है, हम आपको तो बचा लेंगे, कश्मीर को भी बचा लेंगे पाकिस्तान से मिलने से, लेकिन आपको भारत के साथ मिलना होगा। तो फिर एक समझौता पत्र लिखते हैं। वो समझौता पत्र आपको मिल जाएगा, अगर आप देखिएगा क्या जो है यार, कौन सा लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझौता पत्र वहाँ पे अभी भी रखा हुआ है, जिसमें हरि सिंह ने भारत के साथ विलय को समझौता करते हैं। ठीक है, और ये मिल जाता है। अब आता है गोवा। गोवा में पुर्तगाल के जो लोग थे कब्जा किए हुए थे यहाँ पे। गोवा में 2 ही को जिला है। ठीक है, और वहाँ पे एक जगह का नाम है वास्को डी गामा।
गोवा अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे एक जगह है वास्को डी गामा। नहीं गए हैं? अच्छा कोई बात नहीं, जाइएगा। भारत में मैक्सिमम आदमी काम करने जाता है यहाँ पे, ठीक है, घूमने नहीं। 1961 में भारत में सैन्य कार्रवाई करके गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत जो है ऑपरेशन विजय चलाया जाता और भारतीय सेना जाके गोवा से फिर पुर्तगालियों को खाली करती है और इसको 1961 में भारत में मिलाती है। मतलब 1961 से पहले गोवा नहीं था, गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है। इसी तरह से सिक्किम भी भारत के साथ मिल जाता है, हालांकि सिक्किम खुद भारत के साथ मिल जाता है, ठीक है। सिक्किम भी बाद में मिला है भारत में। निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सभी रियासतों का एकीकरण भारत की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह प्रक्रिया भारत की राजनीतिक दृढ़ता का नेतृत्व करती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के दर्शन को विस्तृत आपको बताना है। देखिए, भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत के लोगों के लिए एक मूल आदर्श भी है कि हमें, आपको मालूम है, हमारे नैतिक मौलिक कर्तव्य भी हैं, ठीक है। तो ये हमें कर्तव्य भी सिखाता है संविधान, हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सभी भाईचारा का भी सिद्धांत हमें संविधान देता है, ठीक है। प्रस्तावना में ये सारे वर्ड वर्णित हैं और हमें समाज को एक साथ लेके चलने बोला गया है, ठीक है। इसके बहुत सारे विशेषताएं हैं। लोकतंत्र दर्शन, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि ना हम किसी धर्म को सम्मान देंगे, ना ही हम किसी धर्म का बहिष्कार करेंगे, हम सभी धर्मों को सम्मान देंगे, ठीक है। मतलब ना हम किसी धर्म को बढ़ावा देंगे, ना किसी धर्म को घटावा देंगे, ठीक है। धर्म के मामले में संविधान क्या करेगा? सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। इसलिए भारत की देखिएगा, सरकारी स्कूल में चाहे किसी भी धर्म का हो, सबका छुट्टी है, ठीक है। बकरीद हो फिर भी छुट्टी, दुर्गा पूजा हो फिर भी छुट्टी, गुड फ्राइडे हो फिर भी छुट्टी, महावीर जयंती हो फिर भी छुट्टी, बुद्ध जयंती हो फिर भी छुट्टी, ठीक है। तो भारत में सभी धर्मों के समय स्कूल को छुट्टी दिया जाता है, यानी कि सभी धर्मों का समान महत्व है, ठीक है। और सभी धर्मों का समान महत्व देना भी चाहिए यार, ठीक है। हर व्यक्ति सर्वधर्म समभाव की भावना से संविधान भी चलता है कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का सम्मान करें, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता, और लास्ट में निष्कर्ष। आप सब लिख लीजिएगा, ऐप में सारा नोट्स दे दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पर संविधान में हुए विवाद, ठीक है। विवाद हुआ ना कि हमारा राष्ट्रभाषा क्या होना चाहिए, हमारे राष्ट्रध्वज क्या होनी चाहिए, राष्ट्रगान क्या होना चाहिए, राष्ट्रगीत क्या होनी चाहिए, तो इसको लेकर जो डिबेट हुआ था ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। भारत का सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी, जिसमें अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। दूसरी सबसे फेमस भाषा कौन सी है? तो ओइटा बटे बांग्ला, ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट लैंग्वेज कौन सा है? बांग्ला, ठीक है। तो बंगाली कि दादा तो बांग्ला बोलते पारें रे, अथाए तो बांग्ला चलते है यार, ठीक है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में आपका क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बांग्ला चलता है जी ना जी। चलिए देखी तो কি বলছে है कि संविधान सभा में राष्ट्र प्रतीकों को लेकर गहन और महत्वपूर्ण बहस हुई, क्योंकि वे प्रतीक देश का पहचान है, ठीक है, एकता है, सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय भाषा हमारी क्या हो, राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा, राष्ट्रगीत, ठीक है। तो क्या होगा कि 8 और पोरे, अब मुझे बांग्ला नहीं बोलना होगा, ठीक है। इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत की सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, सेकंड नंबर पे बंगाली बोली जाती है, ठीक, थर्ड नंबर पे मराठी बोली जाती है, फोर्थ नंबर पे तेलुगु, फिफ्थ नंबर पे तमिल, ठीक, इस तरह से फिर गुजराती वगैरह वगैरह बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा पे बहस, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या बात करते हैं, हिंदी। हिंदी हमारी कामकाजी भाषा है या राजकीय भाषा है? राजकीय, राजकीय मतलब हिंदी जो है भारत की राजकीय भाषा है, यानी कि जितना भी सरकारी कामकाज होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है। तो हिंदी राजकीय भाषा है, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा भारत का कुछ भी नहीं है, ठीक है। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो राष्ट्रभाषा पर बहस, सबसे अधिक विवाद राष्ट्रभाषा को लेकर हुआ। कुछ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे, जबकि दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व में अंग्रेजी को बनाए रखने के पक्ष में थे। अंततः समझौता के रूप में हिंदी को राजभाषा, देखिए राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, ठीक है, रॉयल लैंग्वेज इसको बोला जाता है, और अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह निर्णय भारत
कि भाषाई विविधता को ध्यान में रखकर किया गया। भारत में अनेक भाषाएं चलती हैं, आपको मालूम है, ठीक है। इसलिए ऐसे में अगर हम हिंदी रखते हैं तो बांग्ला आदमी गुस्सा जाता है, साउथ का आदमी गुस्सा जाता है। इसलिए भाई सभी भाषाओं को समान महत्व है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोग, भारत का लगभग 46% लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया, ठीक है, राज। नेक्स्ट, राष्ट्र ध्वज। तो तिरंगा को हमारा जो है राष्ट्र ध्वज बनाया गया, जिसमें केसरिया रंग सबसे ऊपर में है, जो बलिदान और त्याग के बारे में, सफ़ेद शांति और सत्यता के बारे में, और हरा रंग समृद्धि के बारे में हमें सिखाता है। हमारे अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियाँ भी हैं, यह बीच बीच में है, जो धर्म और प्रगति का प्रतीक है। यह ध्वज भारत की राष्ट्र एकता को मूल्य देती है। 22 जुलाई 1950 को इसे अपनाया जाता है ना। नेक्स्ट, अगला जाता है हमारा राष्ट्र ज्ञान पर निर्णय। तो राष्ट्र ज्ञान, जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया, ठीक है। फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से लिया गया था। इस तरह से पूरा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। 5वां क्वेश्चन है अल्पसंख्यक, ठीक है, माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं। अल्पसंख्यक अधिकारों पर संविधान सभा में हुए वाद विवाद का विस्तार से बताना है कि किस तरह से वाद विवाद होता है ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को लेकर, ठीक है। देखिए, मैं सोचा था कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा 1 घंटा में, लेकिन मुझे लगता है ना 1 घंटा मैंने बहुत कम बोल दिया, लगभग 5-6 घंटा लग जाएगा यार पूरा कंप्लीट करने में। देखिए, नेक्स्ट आता है यूनिट 2। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक पहले पढ़ लीजिए। यूनिट 2 में क्या क्या है पढ़ना, तो प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना का विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है, हमारे संविधान को। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को आत्मा कहा जाता है, ठीक है। संविधान की आत्मा केवल एक वर्ड को नहीं, प्रेम्बल को ही नहीं, या मौलिक अधिकार को ही नहीं, बल्कि बहुत सारे अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सार क्या है, आत्मा मानी जाती है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को मानी जाती है। यह संविधान के उद्देश्य, मूल्य और आदर्शों को स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है। 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, ठीक है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना में भारत, ठीक है, इसमें आपका संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है इसको। इसमें न्याय के बारे में बताया गया है, इसमें समानता के बारे में बताया गया, इसमें बंधुत्व के बारे में यानी कि भाईचारा के बारे में बताया गया है, और लास्ट में निष्कर्ष बताइएगा। मौलिक अधिकार के बारे में बताना है और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताना है, ठीक है। मौलिक अधिकार, हमारे 6 मौलिक अधिकार है, आप सभी को मालूम है। कौन कौन सा है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये 6 अधिकार है मौलिक अधिकार, ठीक है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बोरो किया गया है, बोरो मतलब लिया गया है, ठीक है। फिर नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताइएगा, ओके। और मौलिक अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है, ठीक, आर्टिकल 12 to 35। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताना है कि किस तरह से यहाँ पे संशोधन किया गया, मतलब कुछ भी चीज़ होता है तो आप किस तरह से बदल सकते हैं चीज़ों को। तो अनुच्छेद 368 में जो है बदलने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक, कि जब भी आवश्यकता हो भारतीय संविधान को बदला जा सकता है, ठीक है। और बदलने के लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा, ठीक, फिर जाकर राष्ट्रपति साइन करेगा और फिर जाके ये एक्ट बनेगा, मतलब कानून बनेगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के महत्व और विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करना है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार यानी कि हर व्यक्ति अपने धर्म को मना सकता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और लास्ट में क्या होता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक। ये आप 6 अधिकार के बारे में बताइएगा, छठा वाला नहीं लिखा है, जोड़ लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के बारे में बताना है। तो ये जो है एक राज्य के कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को ये नीति निर्देशक तत्वों के पालन करे। इसमें सामाजिक न्याय की स्थापना, आर्थिक कल्याण,
शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में ये बातें बोलती हैं। ठीक है, अब आता है यूनिट 3 जो इसका अंतिम भाग है। इसमें है भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं इसके बारे में बताइए। ओके, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बांटा गया है कि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होगा, उसी तरह से देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा। जैसा राज्य में सीएम होता है उसी तरह से देश में पीएम होता है। समझ रहे हैं? तो इनकी शक्तियाँ भी लगभग सेम हैं। ठीक है, लेकिन अंतर है यार। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर सबसे पहले, फिर विधायी शक्तियाँ यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर है, और लास्ट में न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, सजा को माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति, आपको मालूम है ना। क्षमादान दे सकते हैं, मृत्यु दंड के मामले में भी राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास 3 गो आपातकालीन शक्ति है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, आर्टिकल 352, 360 और 356। ठीक है, ये 3 गो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं। जब देश में कोई गंभीर स्थिति आती है तब ये राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर का प्रयोग करते हैं। फिर राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़िएगा, राज्यपाल की विशेष भूमिका क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, संसद और राज्य विधानमंडल की संरचना एवं कार्यों के बारे में बताना है कि किस तरह संसद और राज्यों में विधानमंडल काम करता है। ठीक है, तो संसद की संरचना जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552, और राज्यसभा 250। ठीक है, राज्यसभा में 250 रहते हैं। जो डायरेक्ट आप लोग वोट देते हैं ना सांसद का, वो लोकसभा सांसद होता है। राज्यसभा सांसद का चुनाव होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसमें केवल विधायक लोग भाग लेते हैं। ठीक है, एमएलए लोग। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको विधानसभा के बारे में बात करना है, एमएलए के बारे में। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एमपी और एमएलए होते हैं। ओके, तो एमपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए जाता है। ओके, विधायी कार्य जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं इसके बारे में बताना है, और वित्तीय कार्य, फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण। ओके, प्रतिनिधित्व और चर्चा का मंच, लास्ट में निष्कर्ष बताइएगा। अब आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनके कार्य क्या हैं, ये बताने। तो देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पूछेगा या राज्यपाल और राष्ट्रपति पूछेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की जिस तरह से वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर थी, उसी तरह से यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, सबसे पहले ये जानिएगा। फिर मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, ये इसके हेड होते हैं। संसद के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में आप मुख्यमंत्री की भूमिका, राज्य का प्रशासन में इनकी क्या भूमिका है, और लास्ट में निष्कर्ष। ज़्यादा लंबा मैंने आंसर नहीं खींचा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी और कार्यकारी है संबंध, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, मैं तो थक गया यार बोलते बोलते। इसमें आ जाता है आपका विधायी संबंध एक, दूसरा है कार्यकारी संबंध, तीसरा है वित्तीय संबंध, चौथा है सहयोग व समन्वय, और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में समकालीन बहसों तथा सहकारी संघवाद का विस्तृत वर्णन करें। इसमें संघवाद की अवधारणा, समकालीन बहसें, सहकारी संघवाद, इन सब के बारे में आपको बताना है, लास्ट में निष्कर्ष देना है। अब आ जाता है यूनिट 4 जिसमें ये सारे टॉपिक हैं। मैं बोल बोल के थक गया हूँ यार। ओके, तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनको भी पीडीएफ चाहिए ऐप में अपलोड है, डाउनलोड करने का भी लिंक है। ठीक है, इसमें आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, मतलब कोर्ट के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ओके, न्यायिक समीक्षा के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या होता है। हाँ, थक गए रे भाई। देख लिए क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता का वर्णन, इतना क्वेश्चन कर लीजिए ना, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ओके, तो बस अंतिम क्वेश्चन है यही 1-2। न्यायिक अतिक्रमण का विस्तार से बताना है, क्या होता है यह अतिक्रमण, स्वरूप, कारण, प्रभाव, आलोचना और निष्कर्ष। अंतिम क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेहिता का विस्तृत में आंसर करना है कि ये क्यों जरूरी है। ओके,
तो PDF ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। जो लोग PDF इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब शुरू करने वाले हैं मेजर पेपर 3, ठीक है। और मेजर पेपर 3 में आपको क्या पढ़ना है, कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। कॉम्पेरेटिव मतलब होता है तुलना करना, गवर्नमेंट मतलब सरकार, और पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं ऐप के बारे में बता देता हूँ कि जो लोग ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। चलिए बताते हैं प्रोसेस, लेकिन उससे पहले यूनिट देख लीजिए कि क्या क्या यूनिट पढ़ना है। इसमें पहला यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड इट्स अप्रोच, ठीक है। दूसरा यूनिट है आपका कंपेयर करना है किसमें, तो पॉलिटिकल रिजिम, एक मिनट, तो रिजिम्स में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है आपका इलेक्ट्रल सिस्टम के बारे में, ठीक। और चौथा आपका जाता है पार्टी सिस्टम, जो दलीय प्रणाली होता है ना, उसके बारे में, अलग अलग देशों में क्या क्या प्रणाली चलता है, ठीक है। तो ये है ज्ञान सागर ऐप, ठीक है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, दोनों जगह है। प्ले स्टोर में सेम यही इसी चैनल के नाम पे। अब क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, तो आपका जो है यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा, पूरा नाम और फ़ोन नंबर, ठीक है। नाम भी दीजिएगा अपना और फ़ोन नंबर दीजिएगा, और फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP दीजिएगा, ऐप इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे ऐप खुलने के बाद यहाँ पे आना है आपको ऑल कोर्स में, ठीक है। ऑल कोर्स में आएंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा सभी कोर्स। अब आपको ले लेना है कोल्हान यूनिवर्सिटी का कोर्स। ये 60 रुपया यहाँ पे शो कर रहा है, आपका 35 रुपया है। कोर्स का दाम मैंने घटा दिया है, 35 रुपया कर दिया है, 35 रुपीज़ ओनली, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी UPI है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, भीम, जो भी है आप यूज करते हैं, सब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उस पर दबाएंगे, फिर ये कोर्स ले लीजिएगा। ये कोर्स कितने साल के लिए भैया, तो ये कोर्स 4 साल, 35 रुपया में 4 साल तक आपको, यानी कि कंप्लीट ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 के सभी पेपर, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक नोट्स मिलेगा, सिर्फ 35 में। हाँ, बाद में दाम बढ़ाऊँगा, 60 रुपया कर दूँगा, लेकिन अभी अगर ले लीजिएगा तो 35 रुपया में ही। इतना सस्ता फीस, हाँ रे भाई ताकि हर कोई ख़रीद सके, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कोर्स जैसे यहाँ पे बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ आ जाएगा। ये बाय नाउ हट के स्टार्ट लर्निंग आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 पे आप आ जाएंगे। फिर आपका जो भी पेपर पढ़ना है, मेजर पेपर 2, 3, ठीक है, या माइनर पेपर, या फिर सैक पेपर पढ़ना है, या यही से इंग्लिश पढ़ना है, वहाँ से आप PDF मिल जाएगा। एक तीर का निशान होगा नीचे में, उस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो वो PDF भी वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको इंस्टॉल करने का तरीका है। देखिए एक जगह पे सब कुछ आपको मिल रहा है, सिलेबस भी मिल रहा है और नोट्स भी मिल रहा है, ठीक है। पहली बात तो एक जगह पे सब कुछ मिलता नहीं है कोल्हान यूनिवर्सिटी का, और मैं एक जगह पे सब कुछ दे रहा हूँ इकट्ठा करके, ठीक है। और वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में गाइडेंस भी दे रहा हूँ। इतना सब कुछ करूँगा तो 35 रुपया तो लूँगा ना यार, 4 साल तक वो भी मेहनत करूँगा, ठीक है। तो सोच सकते हैं। चलिए नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलने से मुझे भी बुरा लगता है यार देखिए ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्लास 1 घंटा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर यूट्यूब में अपलोड नहीं लेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, अपलोड होने में सर्वर में। ये सब पढ़ लीजिएगा 1 मार्क्स वाले। मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जो कोर्स नहीं ख़रीदना चाहते हैं, तो भाई नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना आप में से कि नहीं नहीं फालतू का कोर्स काहे खरीदेंगे, तो आपकी मर्ज़ी। मैं बोलता हूँ ख़रीद लीजिए, बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, महत्व तथा इसके प्रमुख दृष्टिकोण बताना है कि तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, कॉम्पैरेटिव राजनीति क्या होता है, ये बताना है इसमें, ठीक है। इसमें आपको तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है अलग अलग संदर्भ में, जैसे कि राजनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे निष्कर्ष के साथ आंसर को फ्रेम करना है, जैसा फ्रेम करके मैंने दिखा दिया है, ठीक है, उसी तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट
और एक चीज़ जान लीजिए, 15 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको जो है 300 से अधिक शब्दों में करना है। मतलब एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 3 पेज। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो आपको 3 पेज में आंसर करना है। ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न राजनीतिक शासन प्रणाली और लोकतंत्र के मॉडल का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। इसमें शासन का मुख्य प्रकार जो होता है लोकतंत्र, ठीक है, और प्रजातंत्र जिसमें अधिनायकवाद और सत्तावाद के बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट, अगला जाता है निर्वाचन प्रणाली और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देखिए, मैं अभी डिटेल में क्लास नहीं ले सकता क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है 27 तारीख को JPSC जेट का। ठीक है, और मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो लिख के पार हो जाएंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव है यार। ठीक है, मुझे नहीं अच्छा से पढ़ूंगा तो फिर फेल कर जाऊंगा। चलिए, राजनीतिक दल प्रणाली के प्रकार तथा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में क्या तुलना है, ये आपको बताना है कंपेयर करके। 5वां क्वेश्चन है, राजनीति, संचार और मीडिया की क्या भूमिका है, विस्तार से वर्णन करना है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका यूनिट 2। ठीक है, यूनिट, अच्छा ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब यूनिट 1 से शुरू होता है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र का विस्तार से वर्णन करना है। अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, आधुनिक विकास, ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष। फिर आ जाता है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्या है, वर्णन करें। तो यहाँ पे आपको महत्व बताना है। वैश्वीकरण का ज़माना है आजकल, आपको मालूम है सभी चीज़ टेक्नोलॉजी हो गई है। ठीक है, इस समय में तुलनात्मक राजनीति क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसमें बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बिहेवियरलिज्म, जिसको व्यवहारवाद बोला जाता है, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, आप हिंदी लिख लीजिएगा, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन करें। यहाँ पे इंग्लिश टाइप हो गया है। चलिए, तो 1-2 वर्ड होता है जिसको हिंदी टाइप करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है। अगला आ जाता है तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक, नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजनीतिक, सांस्कृतिक आधुनिकरण और राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन करें। मैं बता रहा हूँ, ये जो पेपर है ना, मेजर पेपर 3 कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये पेपर काफ़ी टफ पेपर है। ठीक है, ये आसानी से समझ में भी नहीं आएगा आपको। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम क्या बोलते हैं 2 बार 3 बार 4 बार। पेपर 2 तो बहुत आसान है, वो पेपर समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये थियोरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, इसमें आपको फैक्चुअल कुछ भी नहीं मिलेगा। फैक्चुअल माने कुछ याद करने जैसा नहीं मिलेगा समझना होगा इसमें आपको। पूरे के पूरे ग्रेजुएशन में आपको जब भी विचारक, ठीक है, और थॉट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, जैसे कि इस पेपर में आपका दिमाग ख़राब हो रहा है मेजर पेपर 3 में। ठीक है, राजनीतिक शासन प्रणाली का अर्थ क्या है, इसका प्रकार, विशेषता, महत्व बताना है। तो शासन प्रणाली का अर्थ, फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ठीक है, अधिनायकवाद और सर्वसत्तावादी, और तुलना करके महत्व बताना है। अब आगे जाते हैं, तो लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल के बारे में विस्तार से बताना है। ओके, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र, सहभागिता लोकतंत्र, विचार विमर्श लोकतंत्र, और लास्ट में निष्कर्ष के बारे में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकतांत्रिक राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट, इसमें चुनाव प्रणाली के आधार पर, नागरिक अधिकारों के आधार पर, राजनीतिक भागीदारी, संस्थागत ढांचा, स्थिरता और प्रभावशीलता, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, क्या बोलेंगे, फैक्चुअल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक तरंगों का विस्तृत, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा हमारा, तो उसके बाद किस तरह से विश्व में जो है लोकतांत्रिक एक तरह से पूरी तरह फैल गया। अरब स्प्रिंग और उसके प्रभावों का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा, अरे बेटा हवा पानी देने लगा जी। निर्वाचन जो प्रणाली होती है, चुनाव का सिस्टम होता है। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली का अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या है, और इसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है, ये बताना है। तो यहाँ पे निर्वाचन प्रणाली का अर्थ, बहुमत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित प्रणाली, कार्य प्रणाली, इन सब के बारे में बताया गया है।
ठीक है। फिर प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए, अगला क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि जो लोग अगर ऐप नहीं खरीदना चाहते हैं, आप में से बहुत से लोग, ठीक है, कंजूस जैसा होंगे, तो ऐप नहीं खरीदना चाहते तो उनके लिए है। अच्छा, आप में से कोई अगर फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो इस नंबर पे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कीजिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा कि भैया मैं ऐप नहीं चलाता हूँ, कोल्हान यूनिवर्सिटी से हूँ, मुझे ऐप का एक्सेस दे दीजिए। तो मैं आपको ऐप का एक्सेस दे दूंगा और आप QR कोड भेज दूंगा, आप उस पर पेमेंट कर दीजिएगा किसी के भी मोबाइल से, ठीक है, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, जो लोग फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह नहीं चलाते हैं उनके लिए। हालांकि अगर नहीं चलाते हैं तो आप पीछे हैं दुनिया से, आप यूज कीजिए, इस सब का यूज करना है आपको। ये ज़माना में आप इस सब में पीछे रह जाएंगे तो फिर कैसे होगा। चुनाव और चुनावी जो लागत होता है, खर्चा होता है, इसके बारे में विस्तार से बताना है, जिसके लिए पॉलिटिक्स में विशेष रूप से चोरी छिपे खर्चा करने के लिए रखते हैं पैसा ना। भारत और अमेरिका की निर्वाचन प्रणाली की तुलना करना है। देखिए, दो देशों के बीच में आएगा, या तो भारत अमेरिका आएगा, ठीक है, जिसमें अलग अलग देश आएगा, या भारत और दूसरा देश किसी का दे देगा, ठीक है। राजनीतिक दल प्रणाली का अर्थ, प्रकार और विशेषता के बारे में बताना है कि राजनीतिक दल प्रणाली क्या होता है। और प्रत्येक यूनिट का पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, भारत अमेरिका के बारे में पूछ देगा या भारत ब्रिटेन के बारे में, कि यहाँ की जो चुनाव प्रणाली है इसके बारे में तुलना कीजिए किसी एक देश के बारे में। यहाँ पे दोनों देश के बारे में छोटे छोटे करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली और उनकी भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है, राजनीतिक संचार का अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। थक गए भाई, ये अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। मीडिया की क्या भूमिका होती है, ठीक है, मीडिया या गोदी मीडिया अगर आप न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग रखें सेक पेपर में, तो एक क्वेश्चन आया था, गोदी मीडिया से आप क्या समझते हैं। तो गोदी मीडिया एक प्रकार की होती है ऐसी मीडिया जो निष्पक्ष भाव से काम नहीं करती है, किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या धर्म का सपोर्ट करती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, बाय।